और खबर दौसा से है। दौसा गैंगरेप और मर्डर मामले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम कल दौसा आएगी। गुरुवार को दोपहर करीब 1:30 बजे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा दौसा आएंगी और केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगी। वहीं इसको लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दौसा कलेक्ट्रेट पहुंचे अनेक संगठनों के प्रतिनिधियों ने आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष शर्मा। अब राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी कल दौसा आने वाली है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा कल दौसा आएगी। वहीं आसपास के क्षेत्र के लोगों में भी जबरदस्त आक्रोश है। लोग जो दुष्कर्मी हैं, जो दौसा के दरिंदे हैं, उनकी फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप यहाँ पर कलेक्ट्रेट आए हो, क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए आरोपी? हमारी मांग है कि दौसा में जो एक जघन्य अपराध हुआ है, एक निर्भय जो कांड हुआ है, मैं बहन का नाम नहीं ले करके एक निर्भय जो बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है। पहले जो थाना गाजी में हुआ था वो भी अपराध बहुत बड़ा था, लेकिन इतना बड़ा वो नहीं था। उसमें वो बच्ची जिंदा बच गई थी। और यहाँ तो बिल्कुल तेजाब डाल करके और बलात्कार करके बिल्कुल निर्भय तरीके से जिस तरीके से मारा गया है, इन अपराधियों को पुलिस बहुत जल्दी से जल्दी अनुसंधान करके इनको फांसी की सज़ा दे। इससे बहुत बड़ा आक्रोश है। जनता में थोड़ी सी संतुष्टि हो, नहीं तो मामला पूरे जनता में आक्रोश को देखते हुए कोई भी हो सकता है। ये है। आप बताओ, क्या कैसी सज़ा चाहते हो, किस सज़ा की डिमांड कर रहे हो आप? सर, जो हमारी दौसा के लालसोट क्षेत्र में जो एक निर्भया कांड हुआ है, उस कांड में समाज के लोगों ने मतलब इस तरह का अपराध किया है जो कि जघन्य अपराध है, और उसमें किसी भी तरह की कोई माफ़ीनामी का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अपराधी होता है। अपराधी का न कोई जात होती, न कोई धर्म होता, न कोई समाज होता। मैं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा और जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करूंगा कि जो आज हमारे आदिवासी संगठन और किसान संगठन एवं हमारे मेणा सेवा संघ का जो आज आप भारी आक्रोश आप देख रहे हो, जिला कलेक्ट्री दौसा पे हम ज्ञापन दे करके कलेक्टर साहब महोदय से उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं, ताकि उनको हमारे नांगल हाईकोर्ट में उनको फांसी पर लटकाया जाए, क्योंकि उनका जो जघन्य अपराध है वो माफ़ी के लायक नहीं है। बिल्कुल ज़बरदस्त आक्रोश है लोगों में, और लोगों की मांग है कि जो दरिंदे हैं, 2 दरिंदे हैं अभी तक जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, उन दोनों को फांसी की सज़ा दी जाए और पुलिस जल्दी से जल्दी इसका अनुसंधान करके और इनको कोर्ट के माध्यम से इन्हें फांसी की सज़ा दिलवाए। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। उधर पुलिस के समझाने और 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होने के बाद शव के साथ प्रदर्शन कर रहे लोग शांत हुए और शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मामला दौसा जिले के धनतुरी गांव का है, जहां 23 अप्रैल को लापता युवक का शव कुएं से मिला था, जिसके बाद नाराज परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने को तैयार नहीं थे, जिसके कारण रात भर शव गाँव में ही पड़ा रहा। आज सुबह पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने समझाइश कर शव को अस्पताल भिजवाया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई। बता दें, धनतुरी गांव के रहने वाले धारा सिंह मीणा की शादी 21 अप्रैल को हुई थी और 23 अप्रैल को जब दुल्हन को लेने के लिए उसके पीहर पक्ष के लोग आए थे, उसी दौरान धारा सिंह लापता हो गया था। इस मामले में महवा थाने में गुमशुदगी का केस भी दर्ज कराया गया। 26 अप्रैल को धारा सिंह का शव गाँव के ही एक कुएं में पड़ा हुआ मिला था। ये धनतुरी गांव है महुआ के पास में। वहाँ पर एक बच्चा मिसिंग है। मिसिंग की रिपोर्ट हमारे पास 24 तारीख को आई थी, जिसमें बताया था कि 23 तारीख को है जो बच्चा शादीशुदा था, उसकी 21 तारीख को शादी हुई थी और 23 तारीख को है जो मेहमान आए थे दुल्हन को लेने के लिए। तो उसके बाद में रात से वो गायब है, जिसकी रिपोर्ट दूसरे दिन हमारे पास थाने पर आई थी। पुलिस ने है जो उसकी तलाश का अभियान भी चलाया था, परंतु उसकी डेड बॉडी जो कल मिली थी, उसके घर के पास में ही है एक टाँका टाइप है जो पानी भरा हुआ था, उसमें डेड बॉडी मिली थी। डेड बॉडी को निकलवा के जो भी साइंटिफिक एविडेंस लेने थे वो सारे लिए, बॉडी का पोस्टमार्टम करवा दिया। पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सुपुर्द कर दिया, दाह संस्कार हो गया। उनकी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमे में 3-4 लोगों के खिलाफ कोई शक जाहिर किया है। जैसी भी कार्रवाई होगी कार्रवाई करेंगे। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दौसा से खबर आपको बता रहे हैं, स्टूडेंट अपहरण मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। जयपुर रेंज के करीब 150 जवान इसमें शामिल हैं। अलवर से सीआई जहीर अब्बास भी एसआईटी में शामिल हैं। 48 घंटे बाद भी अनमोल अरोड़ा लापता है, अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। इसको देखते हुए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। तो आईजी ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है
हमने पूरी मेहनत और ताकत झोंक रखी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, एसआईटी का गठन किया गया है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है एसआईटी की ओर से? बिल्कुल, जयपुर रेंज की एसआईटी का गठन किया गया है और इस एसआईटी में करीब 150 पुलिस के जवानों को शामिल किया गया है। उन पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है जो पहले दौसा जिले में रहकर गए हैं या फिर किसी इस क्षेत्र में किसी भी लोग तलाशने में एक्सपर्ट हैं, उन लोगों को इसमें शामिल किया गया है। जो एक पहले यहाँ थाना अधिकारी थे जहीर अब्बास, जिनको अलवर से बुलाया गया है, ऐसे कई पुलिस अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया है। साथ ही जयपुर रेंज के जो आईजी हैं उमेश चंद दत्ता, उन्होंने खुद बांदीकुई में डेरा डाल रखा है, खुद एसपी मौके पर है राजकुमार गुप्ता। लेकिन खास बात यह है कि 51 घंटे पूरे हो चुके हैं, अभी तक छात्र अनमोल का पता नहीं लग सका है। पुलिस लाख कोशिशें कर रही है, पूरी ताकत झोंकने की बात कह रही है। पुलिस ने कह कि हमने पूरी मेहनत कर रहे हैं, ताकत झोंक रखी है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं लगा है और ना ही किडनैपर्स का पता लगा है, ना वो छात्र है उसका पता लग सका है। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनका सब्र का बांध टूटता जा रहा है, क्योंकि पुलिस का जो आश्वासन है वो भी उनके ऊपर, क्योंकि 30वां दिन आज बीतने को है और 3 दिन बाद भी पुलिस उस छात्र को तलाश नहीं पाई है, जो निश्चित रूप से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है। और दिन दहाड़े जो यह अपहरण की घटना हुई है वो उससे निश्चित रूप से बिल्कुल आशीष, लगातार तलाश जारी है, इसके बावजूद भी आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है, तो पुलिस की कार्य प्रणाली पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं। लेकिन जैसा कि आशीष, अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है, घर वालों का क्या कुछ कहना है? क्या अब उम्मीदें जगी हैं कि उनका बेटा घर पर वापस लौट आएगा? जो छात्र है अनमोल, उसके पिता मनीष से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि उन पर पुलिस और प्रशासन पर भरोसा है। ऐसे में उन्होंने पुलिस और प्रशासन से रोते हुए एक ही बात कही है कि हमारा बेटा लौटा दो, और उनका सिर्फ एक लाइन के अलावा उनका कोई दूसरी डिमांड नहीं है। उनका कहना है कि हमारे बच्चे को लौटा दो, और इस लाइन को बोलने के बाद वो रोने लग जाते हैं। इस तरह का हाल उनके सारे परिजनों का है। पुलिस उनको विश्वास जरूर दिला रही है, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे कई घंटे बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे उनका सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। पुलिस का दावा है। बिल्कुल आशीष, और हम घर वालों का दर्द भी समझ सकते हैं। 51 घंटे से घर का बेटा लापता है, सुराग नहीं लग पा रहा है, मुश्किल में है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आशीष तमाम जानकारियों के लिए। और खबर जयपुर से है, जहां पानी की समस्या को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। पानी की कमी से परेशान लोगों ने सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि पानी सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही, जिससे मजबूरी में लोगों को प्राइवेट टैंकरों के माध्यम से पानी पीना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इस हंगामे के कारण लोगों को कंट्रोल करने के लिए कार्यालय पर पुलिस बुलानी पड़ी। और करेंगे अगली खबर का। अलवर में मंदिर विध्वंस के विरोध में आज हिंदू महासंगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में प्रदेश भर से साधु संत शामिल हुए। कलेक्टर ऑफिस पहुंचे बीजेपी सांसद बालक नाथ ने कहा कि हम राजस्थान सरकार को तुष्टीकरण की राजनीति करने से रोकने के लिए ये मार्च निकाल रहे हैं। हमारे ज्ञापन में हमने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, ध्वस्त मंदिर निर्माण की मांग की है। 5 अलग अलग तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया गया, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में खासा आक्रोश है और इसी आक्रोश को देखते हुए आज रैली निकाली गई। इस मार्च के जरिए राज्य सरकार पर आरोप भी लगाए गए हैं तुष्टीकरण के, और बीजेपी नेताओं का और हिंदू संगठनों का यह कहना था कि हम राज्य सरकार को राजनीति नहीं करने देंगे। तो ये रैली आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस रैली में शामिल रहे। इसके साथ ही कई हिंदू संगठनों ने इस रैली में शिरकत की, हाथों में ध्वजा लिए यहां पर लोग सड़कों पर निकल गए। लोगों का कहना है कि मंदिर का दोबारा से निर्माण हो और जो भी आरोपी हैं जिन्होंने इस मंदिर को ध्वंस किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही दोषी अफसरों के खिलाफ एक्शन की भी मांग की गई है। आपको बता दें, 300 साल पुराने मंदिर को यहां पर अतिक्रमण कहकर तोड़ दिया गया, जिससे हिंदू संगठनों में खासा आक्रोश है और इसी के चलते यहां पर आक्रोश रैली निकाली गई।
राज्य सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए गए हैं। रैली में शामिल लोगों का कहना है कि राज्य सरकार तुष्टीकरण करती है, लेकिन हम सरकार को तुष्टीकरण नहीं करने देंगे। उधर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने अलवर में हिंदूवादी संगठनों के प्रदर्शन को जायज ठहराया है। कटारिया ने कहा, प्रशासन ने मंदिर तोड़े और आरोप नगर पालिका बोर्ड पर लगा दिया। इससे आम जनता और हिंदूवादी संगठनों में रोष है। लेकिन ये बहादुर सरकार एक कब्रिस्तान का एक कब्र भी कहीं सड़क के बीच में आ गई, उसको हटाया तो उस जगह का नाम बता दो कम से कम। तो ये जो तुम्हारा दोहरा चरित्र है, यही सबसे बड़ा नाराजगी का कारण बनता है। और इसके कारण से ही आज अलवर में लोग लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जाहिर कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ हिंदूवादी लोगों का कोई भी रैली कभी भी कानून को नहीं तोड़ती है, जब तक कि कोई शरारती लोग इस पर हमला करके इसको अहिंसा को हिंसा में बदलने का प्रयत्न नहीं करते, तब तक नहीं होती। उधर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना 27वें दिन भी जारी है। आज कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने गांधीगिरी का रास्ता अपनाया है। इन प्रदर्शनकारियों ने आज गांधी के वेश में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ये सहायक 27 दिन से जयपुर में शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं और खुद को संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले कल स्वास्थ्य सचिव के साथ उनकी वार्ता भी विफल हो गई थी। तो खुद को संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग को लेकर लगातार आज 27 दिन हो चुका है जब कोविड स्वास्थ्य सहायक धरने पर बैठे हुए हैं और अब इस धरने ने नया रूप ले लिया है। यहां पर एक प्रदर्शनकारी गांधी जी के वस्त्र में आप देख सकते हैं शामिल है और तमाम जो यहां पर कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं वो अपने घुटनों पर टेक कर सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं। भीषण गर्मी यहां पर पड़ रही है, इसके बावजूद भी लगातार यहां पर कोविड स्वास्थ्य सहायक डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन स्टार्ट किया जिसमें भरतपुर, दौसा और करौली सवाई माधोपुर में आंदोलन कर चुके हैं। इसी तरह पूरे राजस्थान के अंदर जिला वाइज आंदोलन स्टार्ट हुआ है जिसमें कर्मचारी वर्ग, किसान नेता और साथी, ग्रामीण साथी और परियोजन ये मिलकर पूरे राजस्थान में आंदोलनरत है। और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार मांगे नहीं मान ली जाएगी। जो कार्य किया था कोरोना के काल के दौरान वो हमने ये मान लिया है कि हमने जन सेवा की है और जो सैलरी है उससे ये आंदोलन चलाएंगे। और आप देख लीजिए 103 करोड़ है, उससे कितने दिन आंदोलन चल सकता है, उतने दिन चलेगा। और हमारे घर के परिवार के जो खर्चा उठा सकते हैं वो भी उठाएंगे। 48 डिग्री के तापमान में मेरी बहनें पड़ी हैं, उनके साथ साथ मैं लड़ रही हूँ, भाइयों के लिए भी लड़ रही हूँ। हमें सरकार कब है आपकी शादी? 16 मई की। 16 मई की, तो अब तो ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो फिर तैयारी कब करोगे आप? नहीं, मुझे तैयारी नहीं करनी, मुझे चाहे सिंपल वेस में शादी के फेरे खाने, यहीं पे भी फेरे खाने के लिए तैयार हूँ मैं। लेकिन सरकार हमें गांधीवादी तरीके से न्याय करे, मेरे भाई बहनों की पुकार सुने। छोटे छोटे बच्चों को लेकर परेशान हो रही हैं बहनें। सरकार हमें 27 दिन में अपना कठोर रुख अपनाए हुए है। सरकार कब अपना लचीला रुख अपना के हमें अपने हालातों से संघर्ष के लिए करेगी और अपना जल्दी फैसला सुनाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आज हम गांधी जी के सामने नतमस्तक होकर सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांग को जल्दी सुना जाए। खबर अजमेर से है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा और इसके साथ ही 22,000 रुपए का आर्थिक दंड भी दिया है। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि इस तरह मासूम बच्चियों के साथ जघन्य घटना करने वालों को समाज में खुले घूमने का कोई हक नहीं है। सुनाते हो आरोपी ललित सिंह उर्फ नैना, जो देवगढ़ राजमंद का रहने वाला है, उसे 20 साल के कठोर कारावास एवं 22,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। परिवादी द्वारा एक रिपोर्ट जवाजा थाने में इस आशय की पेश की गई कि वह बाहर गया हुआ था और उसकी पत्नी, बच्चे भी घर पर नहीं थे। तो 27/3/2021 को परिवादी की अनुपस्थिति में पीड़िता जब घर पर अकेली थी तो ये आरोपी उसके घर पर आया और पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और पीड़िता को अपने साथ रखकर उसके साथ गलत काम और उसके साथ दुराचार किया।
और अब बात लपटों के विनाश लीला की। ये विनाश लीला प्रदेश में जगह जगह देखने को मिली। आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी दिखाएंगे, तो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर जोधपुर की है, जहां प्रताप नगर फिल्टर हाउस के पीछे देर रात पार्किंग में खड़ी कार में आग लग गई। इस आग में पूरी कार जलकर राख हो गई। दूसरी तस्वीर पाली की है, जहां ITI रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र के कपड़ा फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस आग में 1 करोड़ रुपए का माल जलकर राख हो गया। तीसरी तस्वीर दौसा की, जहां किरोड़ी गांव में बीती रात कार में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद कार में सवार सभी 5 लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। तो खबर दौसा से है, जहां ग्राम पंचायत मुही के पहाड़ी वन क्षेत्र में आग लग जाने के कारण यहां पर बड़ा नुकसान हुआ है। जानकारी मिली है। बता दें कि आग पर काबू पाने के लिए पुलिस के जवान भी मुस्तैद हैं। साथ ही 40 से 50 वनकर्मी पहाड़ी पर मौके पर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। गीले पत्तों को कूटकर और अन्य तरीके से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और खबर नोखा बीकानेर से, सीवरेज के चैम्बर में एक ऊंट फंस गया है। ऊंट के पिछले दोनों पैर सीवरेज में फंसे हुए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद ऊंट को बाहर निकाला गया है। वेयर हाउस गोदाम के पास यह हादसा हुआ। सीवरेज के खराब ढक्कन से यहां पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर सीवरेज का ढक्कन खराब है। एक ऊंट यहां पर फंसा हुआ है, उसको दोनों पैर इस सीवरेज में फंसे हुए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद ऊंट को बाहर निकाला गया, लेकिन प्रशासन की बड़ी लापरवाही से यहां पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में जारी बिजली संकट को लेकर सीएम अशोक गहलोत गंभीर हैं और संकट को दूर करने को लेकर लगातार अफसरों के संपर्क में हैं। सीएम गहलोत के निर्देश पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी लगातार बिजली संकट दूर करने के एक्शन प्लान पर मंथन कर रहे हैं। बिजली संकट दूर करने के लिए सरकार क्या इंतजाम कर रही है, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से बातचीत की हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। राजस्थान में लगातार कोयला संकट के बाद में बिजली का संकट ना हो, इसको लेकर के राजस्थान सरकार लगातार काम कर रही है। मगर गर्मी में लगातार बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है और पिछले 38 सालों का रिकॉर्ड इस बार बिजली की डिमांड को लेकर के टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी बिजली विभाग लगातार एक्शन प्लान बनाने के लिए तैयार है। आज दिन भर मैराथन बैठकों का दौर चला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर हमारे साथ में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, बिजली संकट को दूर करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई सर कि अब अघोषित बिजली कटौती भी हमें करनी पड़ रही है, लोगों से अपील भी करनी पड़ती है कि बिजली को बचाएं, क्या दिक्कतें आ रही है सर? देखिए, जैसा अभी आपने बताया कि पिछले कई वर्षों बाद एकदम से ज़्यादा गर्मी बढ़ी है। मार्च के महीने से शुरुआत हो गई है तेज़ गर्मी की, और उसकी वजह से बिजली की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और कोयले की जहाँ तक क्राइसिस की बात है, तो ये पूरे देश भर में अभी कोल क्राइसिस भी चल रहा है। और राजस्थान में हमारी जो डिमांड है आज के समय में और हमारे पास बिजली की जो उपलब्धता है, उसमें करीब 33% का अंतर है। हमारे पास कोयले की भी जैसा पूरे देश में कमी आ रही है, राजस्थान को भी हमारे पास भी स्टॉक काफ़ी कम है। लेकिन उसके बावजूद हमारे जो भी कोल बेस्ड प्लांट्स हैं, उनको हम एक मैनेज तरीके से चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जितनी हमारे पास कोयले की उपलब्धता है। तो कुल मिलाकर के राजस्थान लगातार इस बात की जद्दोजहद में जुटा है कि किसी भी प्रकार से बिजली के आम उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की समस्या न हो, राजस्थान अंधेरे में ना डूबे। देश के अन्य राज्यों से स्थिति राजस्थान की बिजली संकट के दौर में जो बिजली संकट का जो प्लान तैयार किया गया, उससे काफ़ी बेहतर है। और मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम जो आला मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री ने भी न्यूज़ 18 के माध्यम से आम लोगों से अपील की है कि जितनी ज़रूरत बिजली की हो उतनी बिजली की खपत करें, उतनी बिजली का उपयोग करें। बाकी ये कहा जा रहा है कि बिजली का उत्पादन ही बिजली की बचत है, लेकिन सरकार दिन रात एक कर रही है। कोशिश है ये सरकार की कि एक्शन प्लान ऐसा तैयार किया जाए कि उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और जो बिजली का उत्पादन और बिजली की जो सप्लाई में जो डिफरेंस आ रहा है, उसे किस तरह से दूर किया जा सके, इस पर फिलहाल सरकार के स्तर पर लगातार मंथन जारी है। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर।
उत्तर प्रदेश में बिजली संकट के लिए बीजेपी ने सरकार के मिसमैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि गहलोत सरकार ने समय रहते सही कदम नहीं उठाए, जिसका कारण प्रदेश को भारी बिजली कटौती का सामना कर उठाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ जाकर के मुख्यमंत्री से मिल भी आए और उसके बाद भी केंद्र से भी जाकर के मिल आए, लेकिन इस समस्या का समाधान उनसे हो नहीं है। उसका कारण क्या है? ये समय पर पेमेंट नहीं करते हैं, इसके कारण से कोई इनको देने को तैयार ही नहीं होता है। सबसे बड़ी जो संकट है ये है, इनकी क्रेडिट ख़त्म हो गई। बाकी राज्यों की भी कमियां तो आती है, लेकिन उनकी इतनी ज़रूर है कि उनका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन राजस्थान के बारे में पिछले कुछ लंबे समय से ये सोच में आ गया कि राजस्थान का पेमेंट हो जाए, ये कोई संभव कम। वहीं प्रदेश में बिजली संकट को लेकर बीजेपी के वार पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने पलटवार किया। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी को बिजली संकट पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। भाटी ने कहा कि बीजेपी को संकट के इस दौर में राज्य सरकार का सहयोग करना चाहिए ताकि बिजली के संकट से मिलकर लड़ा जा सके। ये राजस्थान का विषय नहीं है, पूरे देश में बिजली की मांग जो है एकदम से बढ़ी है। सतीश पूनिया जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कटारिया साहब हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इसमें आपको सियासत नहीं करनी चाहिए और इसमें राजस्थान सरकार का आपको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय बाद कोल क्राइसिस आया है और बिजली की डिमांड एकदम से बढ़ी है। हम पिछले 2 महीने से लगातार केंद्रीय कोयला मंत्री जी से भी मिले हैं, ऊर्जा मंत्री जी से भी मिले हैं और हमने ये मांग की है कि राजस्थान को अतिरिक्त कोयला आवंटन किया जाए। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर। चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटित करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही जिला आवंटित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने ट्वीट कर ये बड़ी जानकारी दी है। तो शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटित करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही जिला आवंटित कर दिया जाएगा। ये बयान शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने दिया है। तो ट्वीट करते उन्होंने ये बड़ी जानकारी दी है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है, राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटित करने की कार्रवाई अतिशीघ्र करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की ओर से ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने कहा है कि चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही जिला आवंटित किया जाएगा।